नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं। आज 6 बजे इस बात पर चर्चा हो जानी जरूरी है कि कर्नाटक का बेंगलुरु जो विपक्षी एकता का एपिसेंटर बना हुआ है, 26 विपक्षी पार्टियों के लीडर्स जहां इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं कि 2024 में मोदी को कैसे रोका जाए। ये मिशन क्या पॉसिबल हो पाएगा? विपक्षी पार्टियों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि विपक्ष का संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। विपक्षी एकता की पहली मीटिंग 23 जून को याद कीजिए पटना में हुई थी। दूसरी मीटिंग 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हो रही है। इन 24 दिनों में लेकिन मत भूलिए बहुत कुछ बदल गया है। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट का 36 का आंकड़ा दिखाई दिया। क्या ये खटास इस मीटिंग में दिखाई नहीं देगी? करप्शन के मामले में तेजस्वी पर चार्जशीट हो गई तो बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। उधर अध्यादेश के मामले पर केजरीवाल रूठ गए तो दूसरी मीटिंग से पहले कांग्रेस ने समर्थन का भरोसा दिया और मना लिया। अब रूठने मनाने के सफर में विपक्षी एकता के समीकरण किस तरीके के होंगे? क्या ये सभी दल मिलकर पीएम मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? इसी पर आज के सवालों की दहाड़ होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि देखिए कल भी बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है। एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ाने की बात यहां बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। अभी जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी। क्या कुछ कहा? क्योंकि नजर तो कर्नाटक पे इस विपक्षी एकता को लेकर भी बनी हुई है। तो क्या कुछ कहा गया, पहले ये सुनिए फिर वार पलटवार। यूपीए, जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है। इस विपक्षी एकता की कोशिश के पीछे उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। 24 की बारात जो सज रही है, इसका दुल्हा कौन है? तो बिना दूल्हे के बारात जा रही है। बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। 24 के चुनावी चूल्हे पर जो ख्याली खिचड़ी इन्होंने चढ़ाई है, वो ख्याली खिचड़ी जो है वो खानदानी खुर्चन से ज़्यादा साबित नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी एकता को लेकर इतने विचलित हो और सारे खास मेहमान दहाड़ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं मेरे सहयोगी शिखा का, जो वहां कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा रुक शिखा का। शिखा, इस वक्त आप किस तरीके का माहौल वहां पर देख रही है? ये जो विपक्षी गठबंधन या विपक्षी फेविकॉल का जोर बता रहे हैं, वो वहां देखने को मिल रहा है? रुबिका, फेविकोल का जोर देखने के लिए सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ कौन कौन पहुंचा है और किसका इंतजार इस वक्त हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी अभी अभी रुबिका यहाँ पे पहुंची हैं, लेकिन अभी भी इंतजार है नीतीश कुमार का, उद्धव ठाकरे का और इसके साथ ही वो तमाम बड़े नेता जो इस गठजोड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे। कई
तरह के अहम सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लग रहा है रूबिका कि कल की जो वो मीटिंग होगी सुबह 11 बजे जिसकी शुरुआत होने वाली है उसके बाद ही इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ वो तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज मीट यूनाइटेड वी स्टैंड, और ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस दल का हिस्सा बन रहे हैं। पिछली बार की मीटिंग में लगभग 15 दल एकजुट हुए थे, लेकिन अब गिनती में इसे 26 बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे अहम नेता हैं जिनका इंतजार यहाँ इस मीटिंग के लिए हो रहा है। आज डिनर पार्टी का आयोजन है, लेकिन कल सुबह ये मीटिंग होगी। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट रूबिका ये है कि रणनीति पे कैसे काम हो, 2024 को लेकर के वो कौन से मुद्दे हो जिसको उठाकर विपक्ष को यानी बीजेपी को काट दिया जाए, ये रूबिका बहुत ज्यादा अहम है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट ये भी कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बारात तो सज गई है, यहाँ बारातियों को आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसका दूल्हा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से आगे लेकर के इस खेमे को चल रहे हैं, विपक्षी दल को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वही चेहरा होंगे या फिर ममता बनर्जी यहाँ एक बार फिर से इस गठजोड़ में एक अंक लगाने की कोशिश करेंगे? तो ये तमाम तरह के सवाल है रूबिका, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है कि कल 11 बजे से पहले मिलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिखा लगातार कवरेज जो है वो वहां से बेंगलुरु से करेंगे और हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। अब जरा आपको ये बता दें कि हमारे साथ कौन खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अरविंद राजभर जी जुड़ चुके हैं, जो कि आप जानते हैं एक बड़ी खबर लेकर आए थे जब तस्वीर उनके पिता के साथ उनकी और अमित शाह की देश ने देखी थी। जी हाँ, इस वक्त एसबी के नेता अरविंद राजभर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या बात हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके की मुलाकात हुई कि आप मान भी गए, मुस्कुरा भी गए और कहा चलिए साथ चलते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये मुलाकात जो अभी पिछले दिनों हुई थी, ये मुलाकात की बात वहीं से शुरुआत हुई जहां से ये बात ख़त्म हुई थी। जिन बातों को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव के पहले अपना समर्थन वापस लिया था, हमारे जो प्रमुख मुद्दे थे वो सामाजिक न्याय के मुद्दे थे। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। इसके साथ साथ हम जिन गरीबों की रहनुमाई करते हैं, जिनके पक्ष में हम हमेशा बोलते रहते हैं, वो गरीब बेचारे हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। ऐसे लोगों का दिन कब बदलेगा? ऐसे लोग जो सपना देखते हैं वो सपना कैसे साकार होगा? इन मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दरमियान उन सारे मुद्दों पर बातें हुई, जैसे बिजली बिल माफी का सवाल रहा हो, एक समान शिक्षा का सवाल रहा हो, और उसके बाद निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का सवाल रहा हो, पूर्वांचल राज्य अलग कराने की बात रही हो। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ये बातें तो बार बार बीजेपी को कही गई थी और शायद इसीलिए आप लोग बीच में गुस्सा भी हो गए थे, अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो फोन किसकी तरफ से आया? आपकी तरफ से अमित शाह जी को आया कि अमित शाह जी की तरफ से आप लोगों को आया? देखिए, विगत 2022 के चुनाव में हम इस चीज़ को हमेशा कहते भी थे कि हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे उन राजनीतिक पार्टियों को जो राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को कमज़ोर आंकने का प्रयास करती हैं। डबल इंजन की सरकार थी। 2022 चुनाव में भी तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें भी हो रही थी। तो 2022 के चुनाव में जो हमारा क्षेत्र है पूर्वांचल में हमने भारतीय जनता पार्टी को उस रथ को रोकने का कार्य किया था। तो ये जो पहल किया गया, ये पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा और माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल किया गया था। और इस पहल में क्योंकि पार्टी का एक एजेंडा भी है कि हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर पिछड़े गए लोग हैं। तो एक सबसे बड़ा अवसर आया हुआ था राष्ट्रपति चुनाव का। एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टिसिपेट किया गया था, उतारा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से समर्थन मांगा, क्योंकि ये बात समझने वाली है कि उस दरमियान हम समाजवादी गठबंधन के साथ थे, दूसरी तरफ विपक्ष का प्रत्याशी था। माननीय अखिलेश जी के द्वारा कभी भी हमारे तरफ से कभी भी अखिलेश जी के द्वारा हमसे वोट मांगने का कार्य नहीं किया गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि भाई मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, और
वो कुल मिला जुला कर 4 से 5 घंटे में सारी बातें फाइनल हो गई। हमने कहा कि हम आदिवासियों की बात करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, और संजोग अच्छा है कि एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी है, हमारा पूरा समर्थन रहेगा उनके साथ। यहीं से बात शुरुआत हुई और शुरुआत होते होते गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री फिर से तब प्रज्वलित हुई मोहब्बत की लौ जब राष्ट्रपति के चुनाव का समय आ गया था। लेकिन अब किन बातों पर आप लोग माने हैं? ये तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि भाई समाज के लिए इतना बड़ा एक टाइम था, वक्त था, इसीलिए आपने वहां पर उन्हें समर्थन दे दिया, लेकिन इतना जल्दी तो आप लोग नहीं मान गए होंगे। नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया था। ये जो विपक्ष इस समय वर्तमान में विपक्ष चल रहा है, कई बार हम लोगों ने तमाम तरह की वार्ता उनसे किया था, लेकिन अखिलेश यादव जी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। न ही उनको ये हमेशा एक चीज़ का उनको बाकायदे दिमाग में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि कोई भी पिछड़ा या अति पिछड़े समाज का नेता हमारे सामने उभर न पावे। तो ये जो बात की शुरुआत हमारी हुई, हमारी शक्ति और हमारी ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने समझा, शीर्ष नेतृत्व ने समझा और समझ करके हमको आमंत्रित किया। हम गए और जाने के उपरांत हमारी प्रथम दृष्टिया पहली बात मेरी यही थी कि जिन बातों को हमने पिछली बार छोड़ा था उन्हीं बातों से शुरुआत करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी ने अच्छा रिस्पांस भी दिया। और रिस्पांस देकर के हम लोगों को बुलाया, बैठाया, बात हुई, सारे एजेंडे पर चर्चा हुई। सीटों पर चर्चा हुई कि नहीं? सीटों पर चर्चा जरूर हुई थी। सीटों पर इस तरह से चर्चा हुई थी कि जिस पार्टी को कहा जा रहा था कि 3 से 4 लोकसभा में प्रभावित करते हैं, ये मानना था कि पूर्वांचल की जो 7 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हारने का काम किया था, और वो जो 8-9 सीटें हैं जो कम मार्जिन से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उस पे जरूर हुई कि ये सारी सीटें अगर हम हारे हैं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की देन है। और इस चीज की स्वीकारता भी बढ़ी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सांसद मध्यांचल तक जहां तक हमारा प्रभाव है और प्रभुत्व है, ये मानना हुआ कि 18 से लगभग 28 लोकसभा आप प्रभावित कर रहे हैं। तो अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरी गणित देखकर, समझकर, परखकर वो इस बात पर पहुंचे कि देखिए एसबी एसपी के बगैर तो काम नहीं चल पाएगा, और इसीलिए डॉक्टर साहब आपके साथ और आपके पिताजी के साथ ये मुलाकात हुई। अब 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला तो ये कि आप जानते हैं कर्नाटक में सारे विपक्षी दल एक साथ जुड़े हैं। उन विपक्षी दलों की एकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो इस बार ये कह रहे हैं कि आर या पार की लड़ाई है, इस बार मोदी वर्सेस जनता है और हम जनता का चेहरा है, 2024 हम जीतेंगे। अखिलेश यादव जी, पहली बात की वो विपक्ष में कौन लीडर है ये नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ अपने आप में सारे लोग लीडर हैं और दुल्हा सब बनना चाह रहे हैं। दुल्हन एक है, वो है कुर्सी, और दुल्हा विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं। तो पहले तो विपक्ष का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जो विपक्ष एक एकता बना रहा है, उस एकता का कोई नाम भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजय रथ रोकना, वो विपक्षी एकता के बश की बात नहीं है। और अखिलेश यादव जी एक सपना हमेशा यूपी से देखते रहते थे, हम भी साथ में थे, जब वो कहते थे कि अब की बार 400 पार। अब हम ये नहीं सोच पाते थे कि अखिलेश यादव जी अब की बार 400 पार कर रहे हैं। तो अन्य जो भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये कितने सीट पर लड़ेंगी, इनको कितनी सीटें आएंगी। अखिलेश यादव जी इस पूरे विपक्षी एकता में किसी का मत सही नहीं है, और उस विपक्षी एकता में जो लोग भी हैं उनकी हैसियत और क्षमता भी नहीं है कि वो अपने जिले का संगठन की बैठक कर लें। ऐसे लोगों को सिर्फ जैसे दुकान में सामान सजाए जाते हैं ना कि अच्छा दुकान हमारा दिखे, तो ये एक राजनीतिक रूपी जो विपक्ष है, उस विपक्ष की एक दुकान है, उस दुकान में वो सामान है, उसमें कुछ सामान बिक जा रहे हैं, कुछ सामान नहीं बिक पा रहे हैं। पर डॉक्टर राजभर, तो वो एक गीदड़ भभकी देने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप लगता है कि आप बार-बार दुकान बदल लेते हैं, आप अपनी पार्टी का टोकरा उठाते हैं और जब आपका मन करता है तब आप इस खाने आ जाते हैं, जब आपका मन करता है तब आप उस खाने चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये लोकतंत्र में एक प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में हर प्रयोग किए जाते हैं, और अखिलेश यादव जी मेरा अंतिम प्रयोग थे। ये क्योंकि माननीय नेता जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कुछ और थे,
और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी का 1% भी गुण उनके अंदर नहीं है। मैं कम से कम 150 बार उनसे मीटिंग किया हूं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे। 22 का गठबंधन हमारे नेतृत्व में हुआ था। हाँ। उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अब बताइए, कोई व्यक्ति ये कहता है, मैं आपको आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इस चीज को जरूर नोट करिएगा। अखिलेश यादव जी 2024 का जब चुनाव विफल होगा, विपक्ष जब हारेगा, तो अखिलेश यादव जी यही कहेंगे, अरे माहौल तो मोदी जी का था तो विपक्ष थोड़ी जीतेगा। हम लोगों में एकता ही नहीं थी। क्योंकि ये बात 2022 के चुनाव बीतने के बाद जब अखिलेश यादव जी से हमने पूछा था, हाँ। कि हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद चुनाव जीतना ही नहीं चाहता था, सरकार बनाना नहीं चाहता था, तो फिर प्रयास क्यों करें। नहीं, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव जीतना ही नहीं चाह रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अखिलेश यादव जी का ये सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट रहा है, मैं उसका खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मैं खुद उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। अखिलेश यादव जी ने यह कहा था मेरे सामने, जब मेरे द्वारा यह पूछा गया, मैं सांत्वना देने गया था कि 2022 का चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, हार गए, लेकिन 2024 सामने है, भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका जाएगा। उनका स्टेटमेंट 2 लाइन का यह था कि 2022 का चुनाव तो हम जीतना ही नहीं चाहते थे, तो फिर छोड़ो उसको, 2024 में तो मोदी जी ही आएंगे, हम लोग का लक्ष्य 2027 हो। ये अखिलेश यादव जी भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत मीडिया के सामने नहीं आता हूं, आज पहली बार मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, लेकिन ये चीजें मैं जब सुना तो मुझे लगा कि ये अखिलेश यादव जी की मानसिकता कहां है। और ऐसे अखिलेश यादव जी को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वांचल 128 विधानसभा सीट देता है और 28 से 33 लोकसभा सीट है। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अखिलेश यादव जी कहां किसी अति पिछड़े, किसी आपने दलित, भारत 24 पर यकीन किया और आप हमारे साथ जुड़ने को राजी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अव्वल तो। और दूसरा ये कि आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और पहली मर्तबा आपसे बात करके लग रहा है कि आप एक बहुत संजीदा आदमी हैं। आप उन नेताओं में से नहीं है कि किसी के ऊपर भी चलते फिरते आरोप लगा देंगे, और आपकी बातों से मैं इतना महसूस कर पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर जिन्हें इस वक्त देखा जा रहा है अखिलेश यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि 27 की तैयारी कर सकते हैं, 24 का चुनाव तो हम जीतेंगे नहीं, 22 तो मैं जीतना ही नहीं चाहता था। वो ऐसा क्यों कहेंगे? अखिलेश यादव 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको नोट करें। 2024 अखिलेश यादव जी से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि 2027 का हमारा माहौल अच्छा हो जाए। इस चीज को स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं। 2024 के चुनाव में यूपी एक 80 लोकसभा का प्रदेश है यूपी। हाँ। और यूपी में जिस प्रकार का माहौल अखिलेश के विपरीत चल रहा है, उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता इस चीज का आरोप लगाते हैं। जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, उनका आरोप है कि अखिलेश यादव जी सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, अब तो ये बात हो गई। अब मुझे एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो विपक्षी एकता है, चलिए अखिलेश जी उनमें से एक हैं, आपके बकौल आपके कि वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियां, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस, ये सब जो एक साथ आकर इस वक्त खड़े हुए हैं, ये तो संजीदगी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि एक दूसरे से जो भी मनमुटाव है वो दूर करके कह रहे हैं भाई सब सुलझा लिया जाएगा। देखिए, सब सुलझा लिया जाएगा, अभी लिया जाएगा ना, अभी देखते तो रहिए आगे आगे क्या होता है। अभी लोकसभा का चुनाव कुल मिला जुला के 6-7 महीना और है। अभी चलते रहिए, धीरे धीरे देखिए क्या कुछ होता है। उसी विपक्षी जो एकता है, जो गठबंधन है, आप देखिएगा कितने लोग इसमें से हटते हैं। आपको यकीन है कि लोग साथ नहीं चल पाएंगे। अब जाते जाते सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजेपी तो परिवारवाद पर अटैक करती है, आपकी पार्टी को लेकर आरोप यही लगते हैं कि पिता और 2 बेटों की पार्टी है, तो ये परिवारवाद बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी असल में एक परिवार ही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक परिवार ही है। और आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन नहीं लगाता है भाई? अखिलेश विपक्ष में जितने लोग हैं, क्या उसमें परिवारवाद नहीं है? विपक्ष में ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाए, मुझे याद है अच्छी प्रकार से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी एक स्टेटमेंट जारी कर रहे थे परिवारवाद पर।
हाँ। और ऐसी स्थिति देखने को मिला जो हास्यास्पद था। जिस परिवारवाद पर वो टिप्पणी किया करते थे, उसी परिवारवाद को लेकर के वो पटना में बैठक कर रहे थे और उनके चारों तरफ वही परिवारवाद दिख रहा था। तो परिवारवाद की बात विपक्ष न करे तो बेटर है। वो तो नहीं कर रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्या फिर आपके साथ कैसे मोहब्बत कर पाएगी, बीजेपी आपको साथ कैसे ले चल पाएगी, जब आप भी परिवारवाद का जीता जागता सबूत है। यही तो आरोप आप पर लगा रहे हैं वो लोग कि बीजेपी को आप में परिवारवाद नहीं दिखेगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक परिवार की तरह है। हाँ, ये जरूर है कि ब्लड रिलेशन में अरविंद राजभर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र हैं, अरुण राजभर पुत्र हैं, तो इसको कोई भी संसार में इसको अलग नहीं कर सकता है। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और उन सदस्यों का अपना अलग अलग एक रोल है। तो इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करना। हम काम करते हैं, काम के दम पर अपना वजूद तैयार करते हैं और अपना वजूद तैयार करके देश की राजनीति में हम लोग भी अपना स्थान बनाने का प्रयास। क्या सुहेलदेव समाज सुहेलदेव पार्टी में या सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय समाज पार्टी में कोई और अध्यक्ष बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आपके पिता और आपके भाई के अलावा? क्यों नहीं? जिस दिन कोर कमेटी फैसला ले लेगी उस दिन मैं कह रहा हूं, अपना पद राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का पार्टी के साधन संसाधन से चलता हूं। मैं अपने रैलियों में कहता हूं, बैठकों में कहता हूं, जिस दिन हमारा समय पूरा हो जाएगा और कोर कमेटी तय कर देगी कि नहीं अब अरविंद राजभर के स्थान पर किसी और को प्रमुख महासचिव बना दिया जाए, 100% मैं उसी दिन मैं अपनी पूरी संसाधन सहित उस व्यक्ति को सुपुर्द कर दूंगा कि आप पकड़ो, आप पार्टी को आगे बढ़ाओ, जहां तक हमारी क्षमता थी हमने बढ़ाया, अब किसी दूसरे पद पर काम किया जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है और संविधान हमारा यही कहता है कि हम हमेशा समय देते हैं, हमारी कोर कमेटी फैसला लेने के उपरांत सारे कार्य किए जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। सारी बड़ी खबरें इस वक्त आपने हम तक पहुंचाई है और आगे भी आपके साथ इसी तरीके से राब्ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा आरोप यहां पर डॉक्टर अरविंद राजभर अखिलेश यादव पर लगाते हुए अब मैं इस चर्चा को आप सबके सामने यानी डिबेट ओपन कर रही हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित राज साहब प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं और अजीत पवार वाली जो एनसीपी हैं उनकी तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश चौहान साहब प्रवक्ता हैं एनसीपी एस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा साहब आरजेडी के प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी की तरफ से, प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी, क्योंकि बड़ा आरोप अभी डॉक्टर अरविंद लगा कर गए हैं आपके नेता पर, मैं चाहती हूं शुरुआत आपसे की जाए। 2027 की तैयारी है, समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है कि 2024 में वो नहीं जीतने वाले हैं। घनश्याम जी नमस्कार। रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और भारत को। 27 जुलाई 2021 ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि बीजेपी का नेता वोट मांगने आए तो उसे पिटाई कीजिए, वो पैर से आएगा, 4 पैर से जाएगा। कहते हैं कि योगी जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग, पार्टी का बैंड बजा देंगे। फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 2 महीने में खर्च करती है, उतना कुछ पार्टियां मिलकर नहीं कर पाती। उसी दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट से मिलते हैं। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी बेशरम है कि जो व्यक्ति बार बार इस तरीके से हर तरीके से योगी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रही है, उसी के चरणों में जाके भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है। फिर मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बेशरम क्यों है। वो तो ब्रजभूषण सिंह के चरण में भी बैठी हुई है, तो बाबू बजरंगी के चरण में भी बैठी हुई है, तो बिल्किस बानो के चरण में भी बैठी हुई है। तो इस पार्टी ने सारा राजधर्म, सारा गवर्नेंस त्याग किया है। अब इसका काम ये है कि जैसे अलीबाबा। घनश्याम जी इसका जवाब तो मैं ले लूंगी, बेशर्मी पर जवाब मैं ले लूंगी घनश्याम जी, लेकिन मुझे तो जवाब दे दीजिए। एक शख्स जो आपके पुराने साथी हैं, जो आपके साथ बड़ा चुनाव 2022 का लड़ रहे थे, वो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं लिख कर ले लीजिए
मैं सामने खड़ा था अखिलेश यादव जी के, मैं सांत्वना देने के लिए गया था और उन्होंने कहा कि 22 तो मैं जीतना ही नहीं चाहता था, 24 तो मैं हम लोग चुनाव मतलब जीतेंगे ही नहीं, 27 की तैयारी है। इस पर जवाब दीजिए ना। उनकी बात का जवाब तो उनके पिताजी ने दे दिया कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। जिनके पिताजी कहते हैं कि भगवान भी आ जाए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। कहते हैं जितना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 2 महीने में खर्चा करती है उतना 1 महीने में हमारे बिरादर खाली दारू पी जाते हैं 27 अक्टूबर 2021। इस तरह की लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, इनके लिए अपनी बात का वजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये गैंग बना रही है। जब आपके साथ चुनाव लड़ते हैं तो बहुत वजनदार हो जाते हैं, जब आपसे अलग होकर आप पर आरोप लगाते हैं तो कहते हैं इनकी कोई हैसियत, इनकी कोई औकात नहीं है। पर मैंने कहा चूंकि घनश्याम जी आप आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। एक वाक्य में जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है। मैंने सिर्फ उनके बयान कोट किए हैं, मैंने एक भी बात अपनी तरफ से नहीं कही। ओके ओके। क्या ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन? सर अब वो है नहीं ना, तो मैं उनसे ये सवाल पूछ लेती। आप कुनबे को बढ़ाने को लेकर बड़ा सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और बाकी सारे खास मेहमानों का भी रुख है। ओके प्रेम शुक्ला जी, आपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ एक बार फिर से अपनी दोस्ती बढ़ाकर ये बता दिया है कि आप उनके चरणों में जाकर बैठ गए हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है। जी देखिए, चरणों में कैसे बैठा जाता है इसका उदाहरण आपको देता हूं। श्रीमान मुलायम सिंह यादव गैर कांग्रेसवाद की कोख से जन्मे थे राजनीति में, और वो आपातकाल में जो है रामनरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर रहे थे, वो कांग्रेस के चरणों में बैठ गए। और तो जाने दीजिए 1999 में श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध जो है अगर किसी ने बगावत की थी सेकुलर दलों में तो मुलायम सिंह यादव थे। 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी अगर उपचुनाव लड़ना पड़ा उनको रायबरेली में तो मुलायम सिंह यादव जी के कारण लड़ना पड़ा था। बेहिसाबी संपत्ति के मामले में विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के रायबरेली के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके पेटिशन पर बेहिसाबी संपत्ति के मामले में कितना झगड़ा हुआ, और बेहिसाबी संपत्ति के मामले में कपिल सिब्बल जो है वो विश्वनाथ चतुर्वेदी के वकील थे। आज उन्हीं जो है कपिल सिब्बल आजकल अखिलेश यादव के वकील है। और जो 2008 में जब परमाणु समझौते पे इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया तो याद होगा आपको कि तहलका मैगजीन में आदरणीय अमर सिंह का इंटरव्यू छपा था कि सीबीआई के डर से हमने जो है ये समर्थन दे दिया। तो साहब चरणों में कौन बैठा हुआ है? 2012 में अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी की वो किस तरह से फाड़ के अध्यादेश फेंके थे उसकी एक्टिंग चुनाव में कर रहे थे, और 2017 में जो है खाट सभा राहुल गांधी कर रहे थे। ये एक दूसरे के चरण चाट रहे हैं, चरणों में बैठे, ये बेशर्मी है, बेहयाई है, ये क्या है? एक बता दिया आपको, अब दूसरा बताता हूँ। इनका कांग्रेस का 1998 में पचमढ़ी अधिवेशन में प्रेम जी अब मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा 20 सेकंड सर, और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करना चाहती हूँ। आपने घनश्याम जी से सवाल पूछे, लेकिन घनश्याम जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके साथ आए तो सब दूध के धुले, आपसे दूर हो जाए तो गड़बड़ी। जी हमने तो राजभर पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, कभी एक बयान दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। आज अगर अपनी बातों का कोई रिकंसिलेशन कर रहा है तो राजभर पार्टी कर रही, इसलिए उसका उत्तर वो दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खिलाफ हो तो कृपया कोट कर दीजिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव का बयान है, अखिलेश यादव का बयान है, अमर सिंह का बयान है, राम गोपाल यादव का बयान है, शिवपाल यादव का बयान है, तो आप थूक के चाट रहे हैं क्या? ओके घनश्याम जी जवाब दे। उससे पहले इस डिबेट को दोबारा मैं इस बात पर लेकर आती हूं कि 2024 की लड़ाई उदित राज जी इस वक्त उसे लेकर बड़ी तगड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप, माफ कीजिएगा बीजेपी का ये आरोप है और बीजेपी के साथ जितने भी इस वक्त घटक दल है उनका ये आरोप है कि ये हो ना पाएगा। अभी देखिए सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, नड्डा जी ये कह रहे हैं ये लोकोक्ति बोली है जो अर्थ के साथ दिया उन्होंने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल चीजों को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर लेना। हमने तो उनको नहीं कहा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अभी जिनके महाशय से बातचीत कर रहे थे, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हमने तो राजभर पार्टी के तो कभी कोई आलोचना नहीं की। अरे आपने नहीं किया, उन्होंने तो किया।
उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, तो तब तो आपने खंडन नहीं किया। इसका मतलब आप धोखेबाज हैं, और आज ले लिया आपने, भले आपने नहीं कहा। तो ये हो क्या रहा है? ये मोदी जी ये कहें कि ये मोदी का वादा है हम सबको जेल भेज देंगे, और एनसीपी के लोगों को और ले लिया मंत्रिमंडल में। तो ये जो विपक्ष तो पहले शुरू किया अपना बैठक, उसका प्रक्रिया स्वरूप एनडीए ने कोनबा जोड़ना शुरू किया है। एनडीए घबरा गया, ये 75 की लड़ाई लड़ रहे। अरे तो कांग्रेस या नीतीश कुमार ने तो बाजी मार लिया, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये उन तक दरवाजे तक पहुंच रहे हैं जिनको ये कभी पूछते नहीं थे, छोटे छोटे लोगों के पास में। हाँ। ये जो इनके दल हैं, ज्यादातर दल हैं अपने, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे ये राजभर के हो, अकेले एक सीट नहीं जीत सकते। और उधर आप देख लीजिए यूपीए में आरजेडी है, जेडीयू है, डीएमके है, आप आम आदमी पार्टी है। वहाँ असरदार लोग हैं, यहाँ असरहीन लोग। यह है परसेप्शन की लड़ाई। ये हार चुके हैं 2024 के चुनाव को। ये असरदार के चक्कर में ही तो लड़ाई होगी ना, कि मैं ज्यादा असरदार, मैं यहाँ ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा, यहाँ तुम कम असरदार, मैं यहाँ ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा। और इसीलिए तो वो डॉक्टर अरविंद राजभर ये पूछ के गए हैं कि दुल्हन एक है, दूल्हे बहुत सारे हैं, चुनेगा किसे कोई? देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों को तो मैं या आपको जवाब भी नहीं देना चाहिए, जिनका कोई नैतिक चरित्र नहीं है, मतलब जिनका नैतिक चरित्र अपनी जाति को बेचते, ये जाति का खून पीते। कई ऐसे दल है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जाति के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं दल, और उसके बाद में खुद और बेटा बेटी बाप माँ तक पूरे जाति को बेच लेते हैं। और एमएलए बने, एमपी बने, वो किसी के बारे में, तमाम ऐसे जाति या पार्टी, वो जाति बेचारी भावना बस उनके साथ में रहती है। प्रेम शुक्ला जी, मैं जवाब दूं, इनका मतलब है कि जाति को लूट के वोट बैंक बनाकर अपना उल्लू सीधा करने जैसी बात है। उदित राज जी, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप ऐसी पार्टियों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जवाब दीजिए दोनों स्क्रीन पर, उदित राज जी और प्रेम शुक्ला जी। उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ सर, आ रही हूँ, बस अभी आपका रुख। उदित राज जी का जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट गया, तब उसके बाद कांग्रेस में गए। इनका 2014 के पहले कांग्रेस विरोधी रुख जो है वो अगर आप पढ़ लेगी तो उदित राज जी को अगर मैं उद्धृत कर दूंगा तो ये शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे वाली स्थिति इनकी है। अब मैं तो आपके पीछे बोल लेता हूँ, जाति को बेचते हैं, जाति के खून की दलाली उदित राज जी, और जाति के उदित राज जी सुन लीजिए। अब इतना व्यग्र क्यों हो रहे हैं, सुन लीजिए। मेले बनते हैं। ओके उदित राज जी समझ गए, भाव समझ गए। उदित राज जी भाव समझ गए। जाति को लूटते हैं, जाति को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए सर, उसके बाद मेरे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखो 1998 में डीएमके को हत्यारा कह रहे थे राजीव गांधी का, और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार इसी आधार पर गिराई थी। तो और डीएमके की जाति का वोट लेने के लिए आज जो है उसके चरण पखार रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं? 1998 के पचमढ़ी अधिवेशन कांग्रेस का रिजोल्यूशन था कि छोटे छोटे दल जो है देश को खंड खंड में बांट रहे हैं। आज कांग्रेस पलट गई, तो ये कांग्रेस का जो है ये जो है थूक कर चाटना है कि नहीं। 2007 का इनका जो है अधिवेशन है तालकटोरा स्टेडियम का, उसमें इनका रिजोल्यूशन है कि डीएमके जो है राजीव गांधी के हत्यारों का साथ दे रही है, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। आज भी ये डीएमके के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं, उन्होंने 2009 में कहा कांग्रेस नपुंसक है, तो उसी के साथ आज आप जा रहे हैं। मुस्लिम लीग आपके सब अपने हिसाब से इस पूरे मामले को इकट्ठे समझौता हो जाता है। फेवरेबल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तरण ताल है जिसमें ओके ऋषि मिश्रा जी, ओके प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, ऋषि मिश्रा जी, उदित राज जी प्लीज, इसलिए देखिए वक्त की कमी है और ऐसे में मैं अपने मेहमानों को जवाब नहीं दूंगी और डिबेट होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी सर। वो भी टाइम लेकर वो भी टाइम अपना जो है छोड़कर बाकी सारी चीजों को यहाँ पर आए। ऋषि मिश्रा जी, क्या ये गठबंधन 2024 तक इतना इंटैक्ट रह पाएगा? बड़ा सवाल ये है, कन्वीनर कौन होगा, सीटें क्या होंगी, फॉर्मूला क्या निकलेगा? ऋषि जी। रूबिका जी मैं आपको 23 जून से पहले ले जाना चाहता हूं। जी सर। आप अपने आर्काइव में से सारे शो में से आप लोग निकालिएगा। आप लोगों का एक ही सवाल हुआ करता था, सब कोई साथ कैसे बैठेंगे, आप और कांग्रेस साथ कैसे आएगी, कांग्रेस और आपको टीएमसी साथ कैसे बैठेंगे। आज फिर से बैठ रहे हैं, इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि 65% जो लोग हैं, जनता है, उनका प्रेशर है हम लोगों पे। एक पार्टी पे 65% जो एंटी बीजेपी लोग हैं, एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, उनका प्रेशर है कि आप लोग साथ आइए और साथ मिल के लड़िए। अभी हमारे मित्र 77 की बात कर रहे थे, एंटी कांग्रेसिज्म की बात कर रहे थे। सर मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उस वक्त भी देश को बचाना था, संविधान को बचाना था। आज भी देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ऋषि साहब इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूँ, इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। प्रदीप जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और बाकी 3 और दलों के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन प्रदीप जी, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है वर्सेस परिवार को बचाना है, अब इस पर डिबेट आ चली है। नहीं बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप है ऋषि जी एक सेकंड, ये प्रदीप जी से सवाल है, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। हाँ प्रदीप जी। बीजेपी का आरोप है कि ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए एक हो रहे हैं। और विपक्ष का ये कहना है कि हमको संविधान बचाना है, जनतंत्र बचाना है। अब फैसला तो जनता ही करेगी। सवाल ये है, ये जो अभी ऋषि मिश्रा जी कह रहे थे 65% जो है वो हमारे साथ है, यही सोच के 1971 में भी सारा विपक्ष एक हुआ था, ग्रैंड अलायंस बना इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती। तो ये अंक गणित काम नहीं करता चुनावी राजनीति में जब तक उसमें केमिस्ट्री ना हो। सवाल ये है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कितने वोट बढ़ा सकते, या एमके स्टालिन आरजेडी का कितना वोट बिहार में बढ़ा सकते। इस तरह के अलायंस सक्सेसफुल होते हैं अगर मल्टी स्टेट पार्टियां हो, जो अलग अलग प्रदेशों में अपने वोट को ट्रांसफर कराने की स्थिति में हो। तो अब आरजेडी तो तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जाएगी नहीं कि डीएमके अपना वोट ट्रांसफर कराए, न डीएमके जो है बिहार में लड़ने आएगी। तो जो जहां ममता बनर्जी बार बार इस बात को दे रही है कि जो पार्टी जिस राज्य में मौजूद है उसके लिए वो राज्य छोड़, क्या ऐसी सहमति, अगर ऐसी सहमति है तो जो अंगगणित है लोकसभा का, उसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 200 सीटें लड़ने के लिए बचेगी। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और प्रदीप जी इस बीच देखिए वहां पर सिद्धारमैया आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। अब लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जाने का नहीं आने का सिलसिला। और इस वक्त उद्धव ठाकरे भी पहुंच चुके हैं और लालू प्रसाद यादव की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वेणुगोपाल जी जो हैं वो इनका इस्तकबाल करते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। कल कुछ अहम बिंदुओं पर, मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जैसे हु इज गोइंग टू बी द कन्वीनर, संयोजक कौन होने वाला है, इस पूरे के पूरे परिवार का नाम क्या होने वाला है। 2 और खास मेहमान धीरेन्द्र मुन्ना जी भी हमारे साथ, इनफैक्ट ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी हैं, और एनसीपी शरद पवार दल की तरफ से मनीष चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत सिंपल सा सवाल है और ये सवाल सबके मन में। ऋषि जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जून से ये सवाल पूछ रहे हैं। महेश चौहान जी, माफ कीजिएगा, मनीष चौहान जी, बताइए कि ये दल कितना मजबूती से साथ आ पाएंगे, और स्पेशली तब जब गणित बता रहे हैं प्रदीप जी कि आप क्या वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे, और अगर वो क्षमता है तो क्या सीटें दे पाएंगे।
देखिए, ये वोट ट्रांसफर की जो बात है रूबिका जी, वो बीजेपी का 9 साल का जो राज्य रहा, सत्ता रही, उसके लोग वो देख रहे हैं और उस हिसाब से ये होगा। विपक्षी दल तो एक साथ आएंगे क्योंकि हमें सभी को सांप्रदायिकता के खिलाफ, धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ना है। इसलिए हम सब आ रहे हैं, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं उनको बचाना है, तो इसलिए हम सब साथ में आ रहे हैं। अभी हमें महंगाई की, बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ना है। सो बहुत सारी चीजें, ये जनता के प्रॉब्लम्स है, किसानों के प्रॉब्लम्स है, ये जनता के प्रॉब्लम्स है। तो सिर्फ जैसे कि इन्होंने कहा कि सिर्फ अंक गणित की बात नहीं है, तो एट द सेम टाइम जनता के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या तकलीफ है, इसका भी, ये भी मायने रखती है और ये भी डिसाइड करेगी 2024 के इलेक्शन में। एक सेकंड, ये चौहान साहब, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं। आपको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, भ्रष्टाचार का डर है, परिवारवाद जो है वो अब इस पर आखिरी प्रहार है, इसीलिए आप लोग सब ना चाहते हुए भी साथ आ गए। अगर ये डर है तो ये डर दिखा कौन रहा है, ये भी सवाल है। अभी परिवारवाद की बात हो रही है, तो परिवारवाद अगर ये बात करे तो कौन सी परिवारवाद? अगर हम एनसीपी की बात करें, मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं करूंगा, एनसीपी की बात करें तो उन पर जो आरोप होता है परिवारवाद का, शरद पवार और उनकी बेटिया सुप्रिया सुले जी को कौन सा मंत्री पद दिया था, उन्हें क्या दिया जो इसके लिए ये कहेंगे कि परिवारवाद है? सुप्रिया सुले जी 2007 से देश की राजनीति में कार्यरत है, वो राष्ट्रीय राजनीति में रही है 2007 से, वो 3 बार लोकसभा सांसद रह चुकी देखिए है। ना, राघव चड्ढा जी पहुंच चुके हैं, एक के बाद एक, अलग अलग पार्टी, अलग अलग राज्य, लेकिन एक जगह इस वक्त एक छत के नीचे मौजूद हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, किसी वक्त आप सिर्फ एनसीपी के प्रवक्ता कहलाते थे, अब मुझे याद करना पड़ेगा एनसीपी ब्रैकेट ए, यानी एनसीपी अजीत पवार। वो कह रहे हैं परिवारवाद बचाने के लिए, हम संविधान बचाने के लिए साथ आए हैं, वरना ऐसे ही पार्टियां तोड़ते चले जाएंगे बीजेपी वाले, जैसे आप लोगों को अलग कर दिया शरद पवार से। रूबिका जी देखिए, रूबिका जी आपको अधिकार है कि आप ए लगाएं या एस लगाएं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ही है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत पवार साहब है, तो इसमें मैं सोचता हूं कि कोई अलग से बात कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात जो अभी वर्तमान हालात हैं, हालात की हम बात करते हैं, इतना आप हमें टॉर्चर मत कीजिए सर, इतना मतलब एक तो आप लोग अलग हो जाते हैं, एक नई सरकार में एक नई पार्टी की तरह उभर कर आ जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम सब एक हैं, अभी जाकर आप मुलाकात करके आते हैं शरद पवार से। सर चल क्या रहा है? इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन है? इसका इस स्क्रिप्ट का कोई राइटर नहीं है, हम लोगों के नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनकी बनाई हुई है। और यह बात सच है कि हम एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जो तबका है, जो बड़ी संख्या में लोग ये चाहते थे कि एनडीए के साथ हम काम करें, उसमें कुछ लोग सहमत नहीं थे। सिर्फ इतनी सी बात है, ये इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट है, ना तो पार्टी में स्प्लिट हुआ है, ना पार्टी के नेतृत्व में कोई ऐसा परिवर्तन आया है। आदरणीय शरद पवार जी को सब लोग सम्मान करते हैं, हम लोग भी उनके पास जा रहे हैं इसीलिए कि आप हमारा साथ दीजिए। इस मौके पे जो हम लोगों ने फैसला लिया, इसको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। यही लगातार हम लोग बात कह रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए ना, आप कह रहे हैं एनडीए के साथ जाना है, चौहान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें यूपीए के साथ जाना है, या फिर ये जो नया नाम आप लोग चुनेंगे उसके साथ जाना है, फिर आप कह रहे हैं नहीं हम तो एनसीपी एक ही है। जनता को इतना बेवकूफ नहीं मानना चाहिए ना सर। हम किसी को हम किसी को बेवकूफ भी नहीं मान रहे। मैं महेश भाई को हम लोग समझा लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पार्टी में मतांतर हो सकता है, हमारी पार्टी में भी यही हुआ है कि थोड़ा कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे सहमत नहीं है, उनको हम लोग सहमत कर लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए इस समय देश में एक सशक्त नेतृत्व के साथ काम कर रहा है। हाँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत बेहतर तरीके से देश में काम किया है। जो उनके प्रॉमिसेस हैं उन्होंने पूरे किए। मोदी जी बोलने वाली, हाँ ना, मैंने हमेशा आदरणीय लगाया है। रूबिका जी आप मेरी कोई सी भी डिबेट देख लीजिए, मैंने सबों के लिए आदरणीय लगाया, खाली आदरणीय मोदी जी के लिए नहीं। नहीं, आप बहुत इज्जत बख्शने वाले नेताओं में से एक है, मैं उसकी बात थोड़ी कह रही हूं। रूबिका जी आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आदरणीय नहीं, मैं कह रही हूँ अपना नेता। आप जो कह रहे हैं ना हमारे नेता एनडीए के, उसकी आदत नहीं है आपको, समझिए ना भाई। अब हाँ ये बात सच है, अभी हम लोग एनडीए में आए हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए में आए भी इसीलिए हैं।
हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज देश के लिए आदरणीय मोदी जी से बेहतर नेतृत्व कोई नहीं हो सकता। All right, sir. इसलिए हमारी पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया। Okay, उस sir. फैसले से हम सारे लोग बंधे हुए हैं। हाँ, अब हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना जी भी मौजूद हैं। मुन्ना जी, वैसे बीजेपी में कुछ तो बात होगी, जो रूठे चाचा वो भी यहाँ, जो टूटी पार्टी वो भी यहाँ, और भतीजे साहब भी यहाँ मिलकर आए अभी अमित शाह जी से। कोई तो जादू होगा नहीं पार्टी में? एक ही जादू है रूबिका जी की, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि, एक ईमानदार छवि, देश जिस बुलंदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आगे बढ़ रहा, हमारे नेता की छवि, बेदाग छवि, बिहार और बिहारियों की बात करने वाला, बिहार को नंबर 1 बनाने, युवाओं की बात करने वाला, तो किधर जाएगा? आप एक टिप्पणी जरा बताइए रूबिका जी कि बीजेपी के किसी वरीय नेता का, हमारे नेता के बारे में या हमारे नेता का, किसी भी बीजेपी के वरीय नेता के बारे में एक भी अभद्र टिप्पणी। और जब एनडीए में नीतीश कुमार जी थे तब भी हमारे नेता ने उनके नीतियों का विरोध किया, हमारी पार्टी ने उनके नीतियों का विरोध किया। आज भी हम वही काम कर रहे हैं। हाँ। तो आज अगर हम कहीं जाते हैं एनडीए के साथ में तो ये कौन सी नई बात हो जाएगी? नहीं है, कोई नई बात नहीं है, पर चाचा भी वहाँ, भतीजा भी वहाँ, कुछ तो ऐसी आप सेटिंग हुई होगी ना, कुछ तो ऐसी चाचा भी वहाँ, कोई आप देखिए, हमारे नेता के बारे में आप ही लोग कहते हैं कि आप मोदी जी के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। हाँ। अब एक चीज बताइए कि जब राम कोई बड़ा यज्ञ कर रहे हो, हनुमान कभी पीछे हो सकते हैं क्या? और इसमें कौन लोग आते हैं, कौन नहीं आते हैं, राम किनको चाहते हैं, किनको नहीं चाहते, ये राम का विषय है, लेकिन हनुमान का विषय ये नहीं है। हनुमान तो बस राम काय के लिए निकले पड़े। ऋषि जी, सुना आपने? भाई राम एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो हनुमान जी गदा लिए पीछे पीछे आएंगे और ये गदा जो है विपक्षियों पर चलाएंगे। अरे राम को तो इनकी जरूरत, राम को तो इनकी कहाँ जरूरत है? वो तो बोलते हैं एक अकेला सब पर भारी, और आज 38-38 लोगों को साथ लेके बैठना पड़ रहा है। आखिर क्यों? 23 तारीख का जो पटना में मीटिंग हुआ था उसी का आफ्टर इफेक्ट है, और इसका रिजल्ट आपको कल परसों में मिल जाएगा। की कोई उम्मीद भी नहीं है, बेचारे हैं, बेचारा है। हाँ। बेचारे की उम्मीद नहीं है मिश्रा जी, नहीं, लेकिन आपको खुद को बचाने की लड़ाई है। आप बेचारे हैं ना। अरे धीरेन्द्र भाई, पहले अंकल को संभालिए। अंकल आज अंकल बहुत कुछ बोल रहे थे पटना में, अभी चारा अंकल आज आपके बहुत कुछ बोल रहे थे, पहले उनको संभालिए, बाद में हम लोग के बारे में सोचिएगा। अंकल हाजीपुर सीट नहीं छोड़ रहे हैं, पहले उनको संभालिए। आप अपने चाचा को देखिए, नीतीश चाचा को, आपके यहाँ भी एक चाचा है, अरे हमारे चाचा का ख्याल हम लोग रख रहे हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन जिस चाचा ने आपके परिवार को तोड़ दिया उस चाचा से सावधान रहिएगा। अच्छा, अब आप दोनों एक सेकंड रुकिए। जिनकी वजह से आप इस वक्त तू मैं कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, ये आपकी पार्टी करती क्या है, समझाइए तो सही। अगर साथ नहीं तो पार्टी टूट जाती है, आरोप आप पर लगता है। अगर साथ नहीं तो पार्टी आपके पास आकर जुड़ जाती है, वो चाचा भतीजे का, या कहीं आप तोड़ देते हैं, कहीं आप जोड़ देते हैं। चाचा इनके पास भी है और इनके चाचा ने इनको जेल तक भेजा है। हाँ, जोड़ते तोड़ते नहीं है। अब देखिए, अभी जो है नीतीश जी के बारे में लालू जी क्या क्या नहीं कह रहे थे, तेजस्वी जी उनको पलटू राम ही कह रहे थे, रिटायर हो जाओ, बूढ़े हो गए हो, घर बैठ जाओ। आजकल चच्चा कर रहे हैं। कम से कम ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा मोदी जी के बारे में वो नहीं कह रहे थे। कुमार ने कन्विट करवा दिया। प्रकाश राजभर जी लालू जी की बेशर्मी है ना, सुन लीजिएगा कि आज उन्हीं को चच्चा कह के टहल रहे हैं। अब देखिए, मैं तो आपके पीछे बोल नहीं रहा, ऋषि जी इतने व्यग्र क्यों? राजभर जी ने जो कहा था मोदी जी के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। ऋषि जी क्या लैंग्वेज था उनका, उसके बारे में सुन लीजिएगा, सोच लीजिए। खुद आए ना, ये तो आप चले गए एक करके। ऋषि जी, आपकी भाषा बहुत अच्छी थी, तो जाके तलवे क्यों पलटू राम के चाट रहे, बताइए ना। पलटू राम के तलवे चाटने की क्या मजबूरी है? जिन्होंने चारा चोर आपको सिद्ध किया, उन्हीं को मुख्यमंत्री मानने की क्या मजबूरी है? जिन लल्लन सिंह ने आपको नौकरी के बदले जमीन घोटाले के संविधान बचाना है, सीबीआई को दिए, आज उन्हीं को नेता मानने की क्या मजबूरी है? सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि सजा याफ्ता व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने वाले, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और आप लोग, इनके पास तर्क नहीं, इनका बेड़ा गर्क है, इनका बेड़ा गर्क है।
जंगल प्रेम राज शुक्ला वालों जी, का मैं बेड़ा आपसे गर्क एक है। सवाल पूछना चाहूंगा, जब सिर्फ से और सिर्फ एक मुख्यमंत्री सवाल पूछना बना चाहूंगा। है, ऋषि जी 2070 हत्याएं वो ये हुई। ऋषि जी प्रेम शुक्ला जी सुनिए, एक सवाल पूछ रहे हैं ऋषि जी, एक सवाल पूछ रहे हैं ऋषि जी, उसका जवाब दे दीजिए सर। हाँ ऋषि जी 10 सेकंड। प्रेम भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। 2014 से पहले आपके दो मेन मुद्दे थे, वंशवादी और भ्रष्टाचारी, और आपने सारे गुण सिर्फ एक व्यक्ति में खोज लिया, अजीत पवार को। मैं दोनों गुण अजीत पवार में मिलते हैं। 4 दिन पहले जिसके बारे में आप बोल रहे थे 70,000 करोड़, एनसीपी के नेता, देश के प्रधानमंत्री, एक अकेला सब पर भारी, वही व्यक्ति बोल रहे थे, और आज उनको माला पहनाते। खेल लंबा चलेगा ऋषि जी, प्रेम जी, खेल लंबा चलेगा। जाते जाते एक विशेष टिप्पणी प्रदीप जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। ये खेल लंबा चलेगा क्योंकि दोनों ही खानों में इस तरीके के नेताओं की भरमार है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला 2024 तक चलेगा और आखिर में फैसला तो जनता को ही करती है। किसकी बात पर भरोसा करती है, किसकी बात विश्वसनीय है, इसी से तय होगा कौन हारे। इसी पर नजर भी रहेगी। जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी, ऋषि जी, मुन्ना जी, चौहान साहब, ब्रिजमोहन जी, घनश्याम तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। ये बहस तो अब 2024 तक चलनी है और आखिर में ठप्पा आपका लगेगा, वो विश्वास का ठप्पा होगा और तभी कहेंगे 2024 में कि आ गई है आपकी चुनी सरकार। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए भारत 24।